हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ आपका सीए आशीष जिंदल एंड वेलकम टू एवाईजे ट्यूटोरियल्स। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपनी ऑडिट की पढ़ाई। देखो जी, कल की क्लास में हमने क्या किया था सर? दैट वाज अ वेरी बेसिक क्लास ना, इंट्रोडक्टरी क्लास थी। उसमें हमने ज़्यादा कुछ तो किया ही कहाँ है ना। चलिए, फिर भी हमने कल की क्लास में अपना ऑडिट का मीनिंग कर रहे थे हम। चलो, ऑडिट के मीनिंग में हमने कल की जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने 3 मीनिंग सीखे थे, जिसमें कि हमने सीखा था सबसे पहले एंटिटी का मीनिंग सीखा था सबसे पहले। देन हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब सीखा था क्या होता है। देन हमने एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब सीखा था। चलो, आपको थोड़ा सा एक बार ही रिवाइज करवा देते हैं क्या होता है। एंटिटी का मीनिंग क्या होता है कि सर, एंटिटी हमारे जो ऑडिट की कवरेज है वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी एंटिटी, या फिर हम बोलते हैं कोई कंपनीज या किसी ऐसे पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लिमिटेड नहीं है। हमारा जो स्कोप है, स्कोप वो बहुत वाइड है। हम किसी भी टाइप ऑफ एंटिटी का ऑडिट कर सकते हैं। आंसर इज यस। तो हमने आपको क्या क्या बताया था, चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एलएलपी हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, तो वट एवर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू मे थिंक यू कैन, तो एनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी कैन डू ऑडिट। ठीक है। सो आप अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे जरा। अगर हम एंटिटी की बात करते हैं, देयर आर सम काइंड्स ऑफ एंटिटी, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट। फॉर एग्जांपल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं सर, ठीक है जी। और अगर हम कंपनीज की बात करते हैं तो इसमें सेक्शन 8, अगर कोई कंपनी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी कंपनी की फॉर्म में है तो उसको बोल देते हैं सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है जी। तो अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये तो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रही। इसका पर्पस इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट। इसका पर्पस क्या है? सिर्फ और सिर्फ भले करना, चैरिटेबल जो काम करना, वो है इनका पर्पस। तो आप मुझे इसका एक आंसर बताएं कि क्या हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑडिट कर सकते हैं? कैन वी डू ऑडिट? क्या हम इनका ऑडिट कर सकते हैं? अच्छा बताओ जी। सर, इनकी ज़रूरत ही क्या है ना, प्रॉफिट तो इनको होना नहीं है, तो ये घपले क्या करेंगे ये देखो। वो चीज़ हम नहीं जाएंगे कि क्या हमें ऑडिट करना चाहिए या नहीं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, कैन वी डू ऑडिट? आंसर इज परफेक्टली यस। तो अगर हम एंटिटी की बात करते हैं तो उसमें चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज, तो यहाँ पे आपको आईसीआई कोई एमसीक्यू डाल सकता है या कोई ट्रू फॉल्स में डाल सकता है कि हाँ कोई, जैसे कि मैं आपको एक केस स्टडी बना के दिखा देता हूँ। चलो जी, एक केस स्टडी बता देते हैं कि मिस्टर भोंदू, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है जी, मिस्टर भोंदू इज अ चार्टर्ड। सर, भोंदू चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बन गया? बेटे रट्टे मार मार के बन गया। मैं क्या करूं, रट्टे मार मार के बन गया। ये वो जो है ना, जो 3 इडियट्स में था ना एक, क्या नाम था, मैं तो उसका नाम भी भूल गया। चतुर रामलिंगन में भी ना, हाँ वो भी रट्टे मारता था ना। तो ये भोंदू राम वही है। ठीक है, ये सीए बन गया जी। अच्छा, अब एक नॉन प्रो हमारी केस स्टडी में क्या है कि एक एनपीओ है। एनपीओ वो, उसके जो एनपीओ के डायरेक्टर हैं, इन्होंने अप्रोच किया भोंदू को कि वी वांट आवर अकाउंट्स गेट्स ऑडिटेड। तो मिस्टर भोंदू ने क्या रिप्लाई दिया? दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज एनपीओ, दैट इज योर पर्पस इज नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, सो आई कैन नॉट डू ऑडिट। दिस इज अगेंस्ट माई रूल्स। हाँ जी। तो हम बताएंगे कि आपके पास क्वेश्चन क्या है, कैन मिस्टर भोंदू डिक्लाइन द ऑडिट? कैन मिस्टर भोंदू डिक्लाइन द ऑडिट बिकॉज
of the reason that he is unable to perform audit of NPOs। बताओ जी, तो क्या वो ये रीजन से, उसका ये रीजन सही है कि मैं एनपीओस के, हम सीए जो है वो एनपीओस की ऑडिट नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है? तो क्या ये उसका रीजन सही है? हम उसका सिंपल आंसर देंगे। क्या आंसर देंगे हम इसका? सर इसका आंसर सिंपल होगा सर, आंसर इज नो। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दोगे आप? सिंपल नो लिख के आ जाओगे? नहीं जी सर, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी सर? ऑडिट की डेफिनेशन। तो हम बोलेंगे कि ऑडिट की डेफिनेशन इज वेरी वाइड। इसमें हम बताएंगे वर्ड इज एंटिटी, और एंटिटी का हम एक्सप्लेन करेंगे तो इट मींस एंटिटी कवर्स एनी काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और आपको बताऊं, आपकी जो डेफिनेशन है ना, वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि चाहे वो, देखो अगर हम आगे पढ़ते हैं ना, उस दिन हमने सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ी थी, अगर हम इसको आगे पढ़े तो क्या लिखा है? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर कि प्रॉफिट कमाती है या एंटिटी या नहीं कमाती है। उसके बाद क्या लिखे? इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज या लीगल फॉर्म। साइज का मतलब क्या है? अब एक 1 पर्सन कंपनी होती है सर, 1 पर्सन कंपनी, ठीक है जी। अब 1 पर्सन कंपनी में क्या होता है ना कि ज्यादा हमने जो सीखा हुआ है सर वो यही है ना कि उसमें एक डायरेक्टर होता है ना। अच्छा सर, जो 1 पर्सन कंपनी है ना वो बहुत छोटे लेवल वाली कंपनीज होती है, या फिर सर हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, बहुत छोटे लेवल की। अब किसी सीए के पास किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रोच किया, वो बोलेगा चल चल मेरा तो स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है, हमें अलाउ नहीं है छोटी छोटी फर्मों का ऑडिट करना, हम तो बड़ी बड़ी फर्मों का। तो क्या कोई पर्सन इस रीजन से कि हमें अलाउड नहीं है छोटी फर्मों का ऑडिट करना, ये हमारे स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है, क्या ऐसा कोई कर सकता है? आंसर इज नो। तो कैन वी, देखो किसी ऑडिट को मना करना दैट इज दी ऑब्वियसली जो ऑडिटर है उसके डिस्क्रिशन के ऊपर होता है, बट उसका रीजन हम ये दें कि हमें अलाउड नहीं है, ये गलत बात है। तो आईसीआई हमें अलाउ करता है? आंसर इज यस। क्या हम छोटी ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट कर सकते हैं? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली। तो एंटिटी का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो लीगल फॉर्म उसका कोई भी हो, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो फॉर्म। आई थिंक अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं, अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो अब हम अपनी डेफिनेशन, देखो अभी डेफिनेशन कितनी बड़ी है ना, डेफिनेशन लोग पता नहीं कैसे 5 मिनट में कंप्लीट करवा देते, मुझसे तो नहीं होती। अच्छा अब एक चीज आपको बताते हैं। क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी कंपनी का, वह फिर कंपनी बोल दिया, किसी एंटिटी का आप ऑडिट करने गए हो, ठीक है जी। अब आपने क्या किया? ऑडिट किस चीज का करोगे? ऑब्वियसली सर हमको आपने बताया था, क्या किस चीज का ऑडिट करोगे सर? जो ये एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, मतलब जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए इस एंटिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स कैसे पता चलेगी सर? हम उनका कानून देखेंगे। अगर उनका कानून नहीं है तो जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। ये भी हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में सीखा था कि सर हम ऑडिट किस चीज का करेंगे सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? जो उस एंटिटी के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल है। जैसे कि अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 4-5 तरीके की हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट्स हो गई, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स हो गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो गया, ठीक है जी। तो ये कहां लिखा गया सर? ये कानून में लिखा गया। किसके कानून में? कंपनीज एक्ट में लिखा गया है, ठीक है। चलो जी, तो ऐसे ही हम जो भी एंटिटी का ऑडिट करने जाएंगे, उस पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर अगर कोई कानून एप्लीकेबल है तो देन वी विल लुक इनटू दैट पर्टिकुलर एक्ट, कि अगर उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बता रखी है कि इस पर्टिकुलर एंटिटी ने इस ये फॉर्म में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज है। आपको पता है जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं या फिर एक बैंकिंग कंपनीज, ये वैसे तो सर कंपनीज होती हैं, तो इनके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। हाँ जी, एक्ट तो एप्लीकेबल है, बट आपको एक चीज पता है कि जो ये बैंकिंग कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनी, इनके ऊपर एक सेपरेट एक्ट भी अप्लाई होते हैं जो कि इनके खुद के
इंडस्ट्रीज में, जैसे कि बैंकिंग एक्ट, तो बैंकिंग कंपनीज के ऊपर एक सेपरेट एक्ट एप्लीकेबल होता है, दैट इज बैंकिंग एक्ट। और इनके ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है, एक इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एक हमारे पास इनका एक एक्ट है, वो इनके ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो इनके रिस्पेक्टिव कानून है, इनमें इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्म बता रखे हैं। अगर आपने एडवांस अकाउंट्स पढ़ा हो ना, एडवांस अकाउंट्स में आपको पता चलेगा, आप पढ़ते हो अपने एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट में, कि जो बैंकिंग कंपनीज है उनके ऊपर ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट जिस तरीके से हम बाकी कंपनीज की बनाते हैं वैसे नहीं बनती, इनके शेड्यूल्स बनते हैं। सेम एज इंश्योरेंस में भी ऐसा ही होता है कि उनके शेड्यूल्स बनते हैं। तो ये कहाँ लिखा गया है, तो इसका मतलब अगर हम किसी बैंकिंग कंपनीज का ऑडिट करने जा रहे हैं तो उसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, जो बैंकिंग एक्ट के अनुसार हमें बताई गई है। उसमें हम स्टेटमेंट ऑफ P&L नहीं मानेंगे, हम मांगेंगे कि जो P&L आपका बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंगली है वो हमें दीजिए, क्योंकि हमारा ऑडिट किसके ऊपर, हमने ऑडिट किस चीज का करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके कानून ने हमें बता रखी हैं। अगर किसी सोल प्रोप्राइटर का ऑडिट करोगे उसके ऊपर तो कोई कानून नहीं है, तो उसके लिए हम जनरल जाएंगे। जनरल मतलब जैसे मर्जी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो जिसमें हमें फाइनेंशियल पोजीशंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की नॉलेज मिल जाए। जैसे कि P&L बना दो सिंपल, चाहे टी फॉर्म में बना लो, उसके लिए तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो इसीलिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप्स की अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हो वो अभी भी टी फॉर्म में होती हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे लिखा होता है ना, जो हम +1 +2 में सीखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, है ना, यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, फिर जीपी निकालते हैं। सेम ऐसे अभी भी बनता है सर, ये चीजें अभी एग्जिस्ट करती हैं। हाँ जी, यस, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप्स के ऊपर या पार्टनरशिप के ऊपर जो कानून है उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी बने। सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर तो कोई कानून है ही नहीं, ठीक है। चलो, इतनी बात क्लियर होती है। अब हम आते हैं अपने इंडिपेंडेंस वाले क्लियर जो पॉइंट पे ऊपर। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि सर जो सीए होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सर ये तो होगी ना एक एथिक की बात होगी कि आपने बोला कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्या ये चीज कहीं लिखी भी गई है? देखो सर, ऑडिट की डेफिनेशन में उन्होंने हमें बताया कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब कि निष्पक्ष भाव से हम किसी एंटिटी का ऑडिट करें। अब आप मुझे ये बताओ, इंडिया है सर ये, इसमें अगर आपने जनरली किसी को बोल दिया कि आपने ये गलत काम नहीं करना, हम तो सर ना लातों के भूत बातों से मानने वाले हैं नहीं, हम तो जानबूझ के करेंगे। हम तो बोलेंगे कि सर भाई ऑब्वियसली कोई भी कंपनी चाहेगी, कोई भी एंटिटी चाहेगी कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन से अपना ऑडिट करवा लें जिसके ऊपर हम अपना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, है ना, ताकि अब वो हमारी कोई गलतियां निकाल ना सके। तो क्या किया हमारे कानून ने, क्या कर दिया हमारे आईसीआई ने, क्या किया आईसीआई, हमारा आईसीआई आपको पता है ना कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हमारे लिए गाइडलाइंस निकालता है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एक कोड बनाया। कोड क्या होता है, कोड ऑफ एथिक्स बना दिया, एक कोड ऑफ एथिक्स बना दिया और इसको एप्लीकेबल करवा दिया हर एक मेंबर के ऊपर। अब ये जो कोड ऑफ एथिक्स, ये आपके इंटर में तो नहीं पढ़ने को मिलता है, आपको ये सीए फाइनल्स में पढ़ने को मिलता है। तो जो कोड ऑफ एथिक्स है इसमें एक इंडिपेंडेंस का क्लोज डाल दिया कि हर एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इंडिपेंडेंस मेंटेन नहीं करी, मतलब उसको पता है कि सर सामने वाला पर्सन मुझ पे इन्फ्लुएंस डाल सकता है, फिर भी उसने उसका ऑडिट किया, तो क्या वो गिल्टी हो जाएगा? यस सर। तो वो हमारे आईसीआई के कोड ऑफ एथिक्स में गिल्टी हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अच्छा सर, ये भी मुझे कम लग रहा है ना। चलो एक और आपको बात बताता हूँ। आपको पता है हमारा जो कंपनीज एक्ट है, क्योंकि जो हमारे इंडिया में कंपल्सरी ऑडिट होता है वो तो कंपनीज का होता है, तो कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या किया, ये आपके सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने सेक्शन बनाया, एक सेपरेट सेक्शन बनाया, उस सेक्शन का नाम नंबर क्या है, दैट इज जितना मुझे याद आ रहा है दैट इज 141, ठीक है। तो आई थिंक सेक्शन 141 इन्होंने बनाया है। बाकी तो उस सेक्शन में इन्होंने क्या लिख दिया, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए कि ये पर्सन तो अगर ये पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट है भी तो भी आपका ऑडिट नहीं कर सकता,
मतलब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इन्होंने क्या लिखा, जैसे कि अगर कोई कंपनी है, कंपनी उसके जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स या कोई एम्प्लॉइज हैं और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्या वो उसी कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं? आंसर इज नो, प्रोहिबिटेड। ये कंपनीज एक्ट ने बोल दिया हाय राम कि सर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी ने अपने एम्प्लॉय रख रखा है वो ही ऑडिट करेगा, तो वो गलतियां क्या निकालेगा, है ना। अच्छा सर, किसी डायरेक्टर का रिलेटिव है, रिलेटिव, क्या वो ऑडिट कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूं कि जो कंपनीज हैं उनके ऊपर हमारे इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे कानून में लिख दिया गया है कि ये पर्सन तो हमारा ऑडिट कर ही नहीं सकते। तो जिन जिन बच्चों के कल की क्लास में थोड़े बहुत डाउट आए होंगे ना दिमाग में कि सर ये इंडिपेंडेंस सिर्फ बोलने के लिए है, एक्चुअल में तो ऐसा कोई भी कर सकता है, जैसे मैं सीए बन गया, मेरे फ्रेंड की कंपनी है, तो क्या मैं उसको ऑडिट कर सकता हूं? देखो, तो उसके ऊपर हमको देखना पड़ेगा कि क्या कानून ने हमें प्रोहिबिट तो नहीं कर दिया, तो उसके लिए इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी चाहिए, ये तो हमारा एथिक है ही, बट कानून भी हमें रेस्ट्रिक्ट कर देता है। आंसर इज यस। तो आप जितना गवर्नमेंट को लाइटली लेते हैं ना हम सीएस लोग, उतना गवर्नमेंट नया कानून लेते, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, वो भी सीएस लोगों से सीख लेती है। अच्छा आप लोग ये घपला करने वाले हो, कोई बात नहीं, हम अब अगली बार नया कानून ले आएंगे। चलो जी, इतना तो हुआ हमारी कल की क्लास की एक्सप्लेनेशन, रिवीजन काइंड ऑफ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने अभी अपनी डेफिनेशन को कंप्लीट करना है, तो देखते हैं दोबारा से। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ठीक है समझ गया, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये भी समझ में आ गया, ऑफ एन एंटिटी, ये भी समझ में आ गया। वो एंटिटी कैसी हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज या लीगल फॉर्म। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसका साइज कोई भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लीगल फॉर्म कोई भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। When, अच्छा अब आगे पढ़ते हैं, when such an examination is conducted with the view to express an opinion thereon। अच्छा सर, ये हो गया थोड़ा सा ऊपर से निकलने वाला शब्द ओपिनियन। व्हाट डू यू मीन बाय ओपिनियन? अगर मैं सिंपल पूछूं ओपिनियन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ओपिनियन मतलब अपनी राय देना, राय किसी ने अगर हमसे, हम बोलते हैं ना कि यार आई एम इन दिस प्रॉब्लम, कैन यू गाइड मी, तो वो हमें अपना ओपिनियन देते हैं, आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा करते हो। ओपिनियन इज सिंपल मीन कि उस बंदे को क्या ठीक लगता है वो हमें राय दे रहा है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपिनियन इन ऑडिट? देखो अब मुझे एक बात बताओ, आपने किसी सीए को हायर किया ऑडिट करने के लिए, अब उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना स्टार्ट कर दिया, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब उस सीए को क्या हुआ, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो ऑडिट करते टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखी। प्रॉब्लम्स क्या दिखी, जैसे कि जो उस सपोजिंगली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि क्या एग्जांपल है, चलो कि जो सर परचेज है ना, परचेज, वो हमें क्या दिखा कि सर जो परचेज इन्होंने, कंपनी ने क्या किया, जो परचेज रुपीस 10,000 के बिल, एक बिल था सर 10,000 रुपए का, ये परचेज का बिल कंपनी के पास था, बट उन्होंने क्या किया, जब इसकी एंट्री डाली ना, एंट्री, तो 10,000 की जगह इसको 1 लाख लिख दिया। तो सर ये एक एरर हमें मिल गया, दिस इज एन एरर जो कि हमने फाइंड कर लिया। वी वर जस्ट गोइंग थ्रू विद द परचेज बिल्स कि क्या ये बिल्स सही तरीके से डाले गए हैं, नहीं तो हमें उसमें एक गलती मिल गई। तो ये गलती अब हमें मिल गई, तो अब मुझे ये बताओ कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था कि ऑडिटर का काम क्या होता है, क्या चेक करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस तरीके से होनी चाहिए थी। अभी हम इसके डीप में और जाएंगे, अभी जस्ट ओपिनियन का मतलब समझो क्या होता है, चीजें बहुत सारी क्लियर होंगी अभी आपको। तो आप ये बताओ कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस तरीके से होनी चाहिए थी, क्या उस तरीके से है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि परचेज कितने की होनी चाहिए थी सर? 10,000 की। आपने P&L में कितने की डाल दी? 1 लाख की। तो इसका मतलब सर जो 90,000 है, आपने जो प्रॉफिट था
वो 90,000 से बढ़ना चाहिए था, बट अभी 90,000 से कम हो गया ना, क्योंकि आपने परचेजेस बढ़ा दी। तो इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट आ रहा है लास्ट पे वो गलत आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी एक राय देता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या। अभी मैं बिल्कुल जो लेमैन वर्ड्स है वो यूज कर रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड्स में अभी हम नहीं जा रहे, क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेजेस पे, ठीक है। तो अभी आप रिलैक्स होके जस्ट सुनते जाएं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर मुझे कोई गड़बड़ी दिखी, अभी थोड़े टाइम बाद ना मैं ये जो सारे अभी गड़बड़, प्रॉब्लम, ठीक है, गलत है, इन सभी को कुछ वर्ड्स देने शुरू कर दूंगा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने क्या बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है, इसका मतलब मुझे एक प्रॉब्लम मिली और मैंने एक कंक्लूजन निकाल लिया। तो एक सीए ने क्या किया, ऑडिट किया, ऑडिट करने के बाद उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन में उसको कुछ पता चला कि सर इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इसने क्या किया, अपना एक कंक्लूजन निकाल लिया। हमारा कंक्लूजन क्या निकाला हमने कि सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है। अच्छा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो उस तरीके से नहीं है। हमारा कैमरा हिल गया था, चलिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस तरीके से होनी चाहिए थी वैसी नहीं है, ओके। तो अब हमने ये कंक्लूजन फॉर्म कर लिया। अब कंक्लूजन निकालने के बाद आप सब लोग ये बताइए, अब हम क्या करेंगे, हम एक ओपिनियन बनाएंगे। अपना ओपिनियन क्या बनाया मैंने कि सर जो ओपिनियन की ना हमारी जो ऑडिट लैंग्वेज है ना, उसमें ओपिनियन की हमें वर्डिंग बता रखी है, वर्डिंग कि आपको अगर लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तो आप ये वर्ड दे देंगे। मतलब अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तो उसके लिए ओपिनियन का एक वर्ड दे दिया कि आप ये वाला वर्ड यूज कर लेना, अगर गलत है तो ये वर्ड यूज कर लेना, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, तो हम क्या बोलेंगे, अपना एक ओपिनियन बनाएंगे, अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें हम एक ओपिनियन का कॉलम बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट, जो भी हम लिखना चाहते हैं कि ये सही नहीं है, दीज आर नॉट अप टू द मार्क, जो भी हम लिखना चाहते हैं। तो मतलब ये अभी मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी इसकी प्रॉपर वर्डिंग है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया सर सिंपल मीनिंग ऑफ ओपिनियन की, मतलब हमको क्या करना होता है, हमारा काम आपको समझ में आ रहा है कि सर सबसे पहले ऑडिटर असाइन होता है, देन उसके बाद ऑडिटर अपना ऑडिट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद ऑडिट करने के बाद हम एक कंक्लूजन बनाते हैं कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। उसके बाद हम अपना एक ओपिनियन बनाते हैं, ओपिनियन को लिखित में हम रिपोर्ट बनाते हैं, और फिर इसको क्या करते हैं, हम शेयर होल्डर्स को, अगर कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स को, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स को, मतलब जो ओनर्स होते हैं, अल्टीमेट ओनर्स होते हैं, उनको हम अपनी रिपोर्ट दे देते हैं। तो दिस इज द होल मीनिंग ऑफ ऑडिट। अगर आपको सबको समझ में आया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, ये हमने अपनी ऑडिट की डेफिनेशन को कंप्लीट कर दिया। चलो, अभी हम कुछ ना जो अभी मैं आपको छोटे मोटे वर्ड्स यूज कर रहा था, अभी हम आपको कुछ टेक्निकल वर्ड सिखाते हैं। चलो, सबसे पहले हम एक वर्ड सीखते हैं, जो मैं अभी आपको प्रॉब्लम वर्ड यूज कर रहा हूं ना, कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम मिली, उसके लिए एक फैंसी सा वर्ड देते हैं आपको, फैंसी वर्ड, प्रोफेशनल वर्ड, दैट इज मिसस्टेटमेंट। अच्छा सर, ये इसका मतलब क्या होता है, जरा ये भी बता दो। अच्छा, एक तो मिस स्टेटमेंट का मतलब सीखते हैं, और एक हम सीखते हैं FRF, इसका मतलब सीखते हैं। सर एक ही मिनट में आप इतने ज़्यादा, मतलब क्या FRF का क्या, पहले फुल फॉर्म तो बता दो ना क्या होती है। अच्छा, फुल फॉर्म होती है इसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
फ्रेमवर्क। चलो सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसका मीनिंग सीखते हैं होता क्या है। सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब होता है, सिंपल अगर मैं आपको इसका मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है कानून। कानून, कानून का मतलब सर लॉ। जो भी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर कानून एप्लीकेबल होता है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा कौन सा कानून सर? कोई भी कानून नहीं, जो कानून फाइनेंशियल, देखो अब मुझे एक बात बताओ, सपोजिंगली हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी ने अगर हम बात करें अपने जो स्टेटमेंट्स ऑफ P&L बनाना है, ठीक है, जस्ट स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट जो हम बोलते हैं ना, बैलेंस शीट बनानी है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है, बैलेंस शीट है, क्या हम अपनी मर्जी से बनाते हैं? आप लोग सारे स्टूडेंट जो हैं वो अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये हम अपनी मर्जी से बनाते हैं? आंसर इज नो। तो सर हम ये किसकी मर्जी से बनाते हैं? जैसे कि कानून में लिखा गया, जैसे कि हम क्या यूज करते हैं सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सही है कि नहीं? हाँ जी सर, अकाउंटिंग, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आजकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है अमेंड हो चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं इंड एएस, इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली ये क्या है? ये अकाउंटिंग हमें बताते हैं किस तरीके से होती है। अगर सपोजिंगली हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन, तो या फिर हम बात करते हैं, चलो डेप्रिसिएशन की ये बात करते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे लगेगी ये हमें कौन बताएगा? सर ये हमें स्टैंडर्ड बताता है। जैसे कि डेप्रिसिएशन के सर दो मेथड होते हैं, एक एसएलएम होता है, एक एसएलएम होता है, एक डब्ल्यूडीवी होता है। ये कैसे पता चला हमें? सर ये हमें जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वहां से पता चला। तो इसका मतलब आपको पता है, ये जो आप स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हो ये कहाँ पे लिखा गया कि आपको जो कंपनीज के अकाउंट्स बनाने हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बनाने हैं? ये कहाँ पे लिखा गया? ये कंपनीज एक्ट में लिखा गया है 2013। तो कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, वहां पे स्पेसिफिकली लिखा गया है कि अगर किसी भी कंपनी ने इन जो हम बोलते हैं अकाउंट्स को, ऑब्वियसली हर एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी अनिवार्य है, इट इज कंपल्सरी फॉर देम। तो जिन जिन जो भी सारी कंपनीज हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेगी, उनको किस चीज को फॉलो करके बनानी पड़ेंगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड उनकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो कैसी होगी? शेड्यूल 3। आई थिंक ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है कि सर हम शेड्यूल 3 को फॉलो करते हैं। आप सब लोगों को पता है कि पहले ये टी फॉर्म होता था, बाद में शेड्यूल 3 आ गया, उसमें हम ये ऐसे करके बनाते हैं, है ना। यहाँ पे हम अपना इनकम लिख देते हैं ऊपर, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन करके, है ना। फिर उसके बाद अदर इनकम लिख देते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू आ जाता है, यहाँ पे अदर इनकम आ जाता है, फिर हम इसका टोटल कर देते हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, उसके हम करते हैं, फिर उसका टोटल कर देते हैं, फिर ए और बी, इनको हम डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट निकालते हैं। आई थिंक ये सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हाँ जी सर पढ़ते हैं हम। तो ये कहाँ लिखा गया? सर ये शेड्यूल में लिखा गया। तो इसका मतलब कि कई कानून ऐसे हैं जिसमें हमें पूरी की पूरी जानकारी दी गई है कि ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है वो कैसी बनेंगी, वो हमने पूरा का पूरा बता दिया। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि सर बैंकिंग है तो उनके लिए शेड्यूल्स बनेंगे, अगर कोई इंश्योरेंस है उनके लिए शेड्यूल्स बनेंगे, उनके लिए ये शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का अप्लाई नहीं होता है, उनके सेपरेट शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो अप्लाई होते हैं। तो बेसिकली हमने आपको क्या बताया कि सर हर एक कानून के अकॉर्डिंगली, लॉ के अकॉर्डिंगली जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो, मतलब जो फ्रेमवर्क का मतलब क्या? देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसको हम तोड़ के पढ़ते हैं तो क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल्स को रिपोर्ट करना,
फाइनेंशियल्स को रिपोर्ट करना मतलब जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने फाइनेंशियल्स को रिपोर्ट करते हैं ना। हम P&L बनाते हैं तो उसमें हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिपोर्ट करते हैं। हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कि हमारे पास इतनी एसेट्स हैं, इतनी लायबिलिटीज, हम उसको रिपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या हो गया, हमारे जो कंपनी है उसके फाइनेंशियल्स को किसी को रिपोर्ट करना। किसी को रिपोर्ट करना मतलब जो हमारे स्टेक होल्डर्स है उसको रिपोर्ट करना। तो बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब जो फाइनेंशियल्स को रिपोर्ट करने के लिए फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं। फ्रेमवर्क्स का मतलब हो गया कानून। फ्रेमवर्क्स मींस कानून। तो जो जो कानून हमारे फाइनेंशियल्स को रिपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं उन सारे कानून को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, आप एग्जांपल बता के बताओ। अगर मैं कंपनी के बारे में पूछूं, सर कंपनी के बारे में सबसे पहले तो इंड एस, क्योंकि ये भी हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फ्रेमवर्क है, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर चीज में कैसे करना है। पीपीई पीपीई प्लांट, जो मशीनरीज होती है, बिल्डिंग होती है, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, उनको कैसे रिपोर्ट करना है, ये हमें पीपीई का जो स्टैंडर्ड है वो बताता है। हम चलो ये चीजें होगी, इंड एस हो गया। अच्छा सर कंपनीज एक्ट क्या बताता है, कंपनीज एक्ट हमें बताता है कि शेड्यूल 3 को फॉलो करना है। आपने जो प्रेजेंटेशन देनी है वो इस तरीके से होनी चाहिए। अच्छा, और आप क्या सोच सकते हो, जल्दी जल्दी बताओ। और अगर आप सोच सकते हो, चलो मैं बताता हूं आपको एक और चीज। अच्छा, आपको पता है कि सर जीएसटी एक्ट भी है। ये सर कैसे हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो गया। देखो, जीएसटी में हमें इनपुट लेना सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि हम इनपुट ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो जीएसटी की अकाउंटिंग के लिए तो चलो हमारे पास इंड एस है, बट हमें इनपुट लेना है या नहीं लेना है ये कहां से पता चलेगा, हमें जीएसटी एक्ट से पता चलेगा। हम इस पर्टिकुलर जो सप्लायर है, हम इसके जो सपोजिंगली कोई गुड्स एग्जम्प्ट है, कोई गुड्स टैक्सेबल है, इसके ऊपर इनपुट लेना चाहिए था, इसके ऊपर इनपुट लेना नहीं चाहिए था। ये जो हमारे फिनिश्ड गुड्स है इसके ऊपर टैक्स लगता है कि लगता है तो कितने रेट पे लगता है। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा, सर जीएसटी एक्ट बताएगा ना। तो इसका मतलब ये भी हमारे फाइनेंशियल में रिपोर्ट होने के लिए अनिवार्य है, हमें इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। आंसर इज यस। इसका कंप्लायंस होना जरूरी है। आंसर इज यस। और बताओ सर, इनकम टैक्स एक्ट, ये तो सर एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे कानून हैं जिसको हमको जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में फॉलो कर जाते हैं। तो आप इसका बेसिक मीनिंग समझिए, इसको रट्टा मत मारिए, आप इस मीनिंग समझिए कि सर जो कानून हमारे फाइनेंशियल्स, जो भी हम फाइनेंशियल्स लिख रहे हैं, फाइनेंशियल्स का मतलब जो भी हम फाइनेंशियल्स रिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो बैलेंस शीट है, चाहे वो P&L है, चाहे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कोई भी चीज जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो कानून हमें हेल्पफुल है, वो सारे कानून फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का पार्ट है। अब इनकम टैक्स किस चीज के लिए हम बोलते हैं हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्रॉफिट हुआ है हमें, तो उसके ऊपर हमको हमारा जो इनकम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें इनकम टैक्स एक्ट के पास जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट भी हमारा FRF का पार्ट हो गया। आंसर इज यस। और आप क्या सोच सकते हो, जल्दी बोलो। चलो और मैं आपको बताता हूं, और 2-3 चीजें बताता हूं। सर ग्रेच्युटी एक्ट, हाँ सर आपको पता होगा कि सर ग्रेच्युटी देते हैं एम्प्लॉइज को। अगर हम किसी एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी देते हैं, ग्रेच्युटी के फंड्स बनते हैं, प्रोविजंस बनती हैं, तो वो भी हमारे P&L बैलेंस शीट का पार्ट बनती है। आंसर इज यस। तो उसके लिए हमें उस एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आंसर इज यस। अच्छा, एक बोनस एक्ट होता है, एक EPF एक्ट होता है। सर इतने सारे कानून होते हैं सर, बहुत। ये तो सर मैं वो वाले कानून ले रहा हूं जो कि आपके सब्जेक्ट हैं, जो कि आपने पढ़ने हैं। अभी तो इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट्स हैं। फेमा, ये तो आपने नहीं पढ़ना ना, ये फाइनल्स में जाके आएगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अगर हम फॉरेन एक्सचेंज में काम करते हैं, सपोजिंगली हम रुपीज है, एक डॉलर्स हैं, तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, है ना, तो उसके लिए हमें फेमा पढ़ना पड़ता है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है, ये लिस्ट बहुत लंबी जाएगी। अभी
जब हम प्रैक्टिकली आप जाओगे तो आपको पता चलेगा ये दिस लिस्ट इज वेरी वास्ट। तो ये पर्टिकुलर हर एक ऑर्गेनाइजेशन को देख के पता चलता है। अगर कोई बैंकिंग इंडस्ट्री है, सपोजिंगली आप किसी बैंक का ऑडिट करने गए, तो उसमें ये चीजें और वास्ट हो जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर और कानून है। इसके लिए आपको बता दूं, आरबीआई के गाइडलाइंस होती हैं, उसको भी हमको देखना पड़ता है। ये भी हमारा एफआरएफ का पार्ट है क्योंकि वो हमें बताता है कि प्रोविजनिंग कैसे होनी है, एनपीए की प्रोविजनिंग कैसे होनी है ना। अच्छा, बैंकिंग के सेपरेट एक्ट होते हैं, इसके ऊपर फैमा भी लगता है, इसके ऊपर सरफेसी भी लगता है। ठीक है, सरफेसी के स्पेलिंग क्या थे वो मैं भूल गया। ठीक है, सरफेसी के बाद आपके पास आ जाते हैं और भी सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, आजकल जो कोड आ चुके हैं, ये तो चलो कंपनीज के ऊपर भी हैं, वैसे बात करता हूँ बैंकिंग में भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। और सर लिमिटेशन एक्ट, ये भी देखना पड़ता है किसी अकाउंट्स की। तो बेसिकली क्या है कि मेरा आपको समझाने का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही चीज समझा रहा हूं मैं आपको। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब सिंपल है कि जो फाइनेंशियल्स को बनाने के लिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए हमें कानून की नॉलेज होनी चाहिए, उन सारे कानून को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है जी, समझ में आ गया सर। जैसे कि सर हमें सर इनकम टैक्स एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हमको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली ही इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। यस सर, पीजीबीपी की नॉलेज होनी पड़ेगी हमें, है ना। चलो ठीक है। और सर जीएसटी की भी नॉलेज चाहिए, हाँ, क्योंकि हमको क्या पता ना कि किसका इनपुट मिलता है किनका नहीं, है ना। सेक्शन 17 सब क्लोज जो सब सेक्शन 5 है, उसमें बहुत सारे आपके जो आईटीसी है वो ब्लॉक्ड कर रखे हैं हमारे कानून ने कि आप इन चीज़ों का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो हमें नॉलेज होनी चाहिए ना, तभी हम अपने फाइनेंशियल्स बनाएंगे, अदरवाइज फाइनेंशियल्स कैसे बनेंगे ना। चलो, अभी हमने एक मीनिंग समझा सर एफ का। अब इसका मीनिंग क्या निकला हमें, जो अगर हम इसको सम अप करते हैं तो इसका मीनिंग क्या निकला सर? कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा लॉ, एनी लॉ, तो आप बोल सकते हो एनी लॉ विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए मैं आपको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में मैं इसका मीनिंग बता रहा हूं। ठीक है, तो हमें सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब अभी समझ में आ गया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि हमने लिखा था मिस स्टेटमेंट्स। क्या होता है सर इसका मतलब? अब मैंने आपको बताया कि सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कैसी बननी चाहिए सर? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली बननी चाहिए। तो हमारा एज एन ऑडिटर हमारा काम क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने क्या चेक करना है कि जो चीज जैसी होनी चाहिए क्या वैसी है या नहीं है। जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दी थी ना कि आपके मदर ने आपको पैसे दिए हैं, तो मैंने बोला था कि कितने रुपए वापस आने चाहिए थे, तो रुपए 10 वापस आने चाहिए थे। कितने रुपीस वापस आए थे? 5। तो इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ गड़बड़। तो वही चीज अब हम अपने ऑडिट के केस में क्या बोलेंगे? हम ऑडिट के केस में बोलेंगे कि कैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए थी। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए थी? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू एफआरएफ, कि जैसा कानून ने हमें बताया है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो हमारा कानून, सपोजिंगली मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है कि सर चलो आप एग्जांपल जीएसटी की लेते हैं। जीएसटी की सारे बच्चों को पता है कि जीएसटी क्या होता है, सबको पता है ना जी सर? जीएसटी पता है क्या होता है। अब जीएसटी में आपको पता है कि हम जो फूड्स, चलो ये थोड़ा ना आपके लिए टिपिकल हो जाएगा, क्या बताएं हम। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि जब हम कोई
इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं, थोड़ा आपके लेवल की बात करते हैं ना, ज़्यादा डीप नहीं जाते, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब सपोजिंगली वी आर इन पंजाब, एक पर्सन पंजाब में बैठा है और वो सेल कहाँ कर रहा है, वो सेल कर रहा है सर गुजरात में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंटर सेल, कि दो जो इंटर स्टेट, दो स्टेट्स के बीच में सेल हो रही है। तो इसके ऊपर जब ये पर्सन सेल करेगा तो ये कौन सा जीएसटी चार्ज करेगा, कौन सा जीएसटी बताओ सर, सीजीएसटी करेगा या एसजीएसटी करेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी करेगा या सर आईजीएसटी करेगा, बताओ सर। आंसर इज आईजीएसटी, क्योंकि इंटर स्टेट है ये तो हमको पता है कि इसके ऊपर आईजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल है। आईजीएसटी एक्ट में लिखा गया है कि अगर कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो हम जो टैक्स लगाएंगे वो आईजीएसटी लगाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या देखा, जो हम कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उसने क्या किया, उसने जो सेल कर रखी है, बहुत सी सेल ऐसी है जो कि इंटर स्टेट है। वो हमें कैसे पता चला, हमने ना जब देखा कि जो कस्टमर है वो कस्टमर का एड्रेस देख लिया हमने कि वो सर एड्रेस तो गुजरात का है, ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली हमें क्या मिल गया, ट्रांसपोर्टेशन का उसका एक कोई कागज मिल गया जिससे हमें पता चल गया कि सर ये तो बाहर की है कंपनी, अच्छा जो हमारे पंजाब के विदिन तो नहीं है, गुजरात का है। और जो हमारी कंपनी है उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने सीजीएसटी एसजीएसटी लगा रखा है। अब आप मुझे बताओ कि क्या हमारी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई हैं, क्योंकि ये सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पीएनएल और बैलेंस शीट का पार्ट बनेंगे, आंसर इज यस, क्योंकि इन्होंने सेल करी है तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी इनका जो है वो पेएबल में खड़ गया गवर्नमेंट को, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ क्या ये इन्होंने सही कर रखा है, इवन दो इसका प्रॉफिट पे या लॉस पे या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट वुड बी सेम। तो यहाँ पे 9% आ जाएगा और यहाँ पे टोटल 18% आ जाएगा, अमाउंट वुड बी सेम, दैट इज हम बोलते हैं कि हमारी अमाउंट पे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट इज दिस अकॉर्डिंग टू अवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आंसर इज नो। हमारा जो फ्रेमवर्क है, हमारा जो आईजीएसटी एक्ट है, वो हमारा जीएसटी एक्ट क्या कहता है, हमारा एक्ट कहता है कि अगर आपने इंटरस्टेट सेल करी है तो आपको आईजीएसटी चार्ज करना है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, गड़बड़ कर रखी है। गड़बड़ का क्या, अब इसको मैंने क्या नाम दे दिया, मिस स्टेटमेंट। तो मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, मिस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कोई भी डेविएशन, डेविएशन किस चीज से, डेविएशन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शुड हैव बीन मेड एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और एक्चुअल, कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होनी चाहिए थी और जो एक्चुअल में है, क्या होना चाहिए, अगर हम एफआरएफ के अकॉर्डिंगली देखें तो क्या होना चाहिए था, ये है अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एफआरएफ, और ये है एक्चुअल में। अकॉर्डिंग टू एफआरएफ हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होना चाहिए था और एक्चुअल में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है। अकॉर्डिंग टू एफआरएफ हमारे पास आईजीएसटी को चार्ज करना चाहिए था 18%। एक्चुअल में आपने क्या कर दिया, एक्चुअल में हमने सीजीएसटी को 9% चार्ज कर दिया, एसजीएसटी को 9% चार्ज कर दिया। तो यहां पे आपको डेविएशन देखने को मिल रहा है, आंसर इज यस। तो देयर इज अ डेविएशन बिटवीन व्हाट वी हैव डन एक्चुअली एंड व्हाट शुड हैव बीन देयर अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स। तो अगर ऐसा आपको कहीं डेविएशन देखने को मिलता है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट इज दिस इज अ मिस स्टेटमेंट। अब आपको आई थिंक मिस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आएगा कि सर मिस स्टेटमेंट क्या होती है। मिस स्टेटमेंट मींस इफ देयर इज एनी डेविएशन, कि जैसा हमारे कानून में लिखा था अगर वैसा नहीं है तो इसका मतलब देयर इज अ डेविएशन। तो डेविएशन है तो वो उसको डेविएशन को हम क्या नाम दे देते हैं, मिस स्टेटमेंट। तो
कभी भी, अच्छा अब ये मुझे ये बताओ, ये डेविएशन छोटी है बड़ी, अभी हम इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं सर, क्या छोटी सी डेविएशन, अगर मैं बोलूं कि सर आपकी जो चलो आपको एक और एग्जांपल देता हूं, हाँ जी, सपोजिंगली हमारी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी सर, इसकी जो टर्नओवर है ना, वही सर टर्नओवर इसकी 1000 करोड़ की है, इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, फाइनेंशियल्स मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं कोई बड़ी कंपनी, वेदांता जैसी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1000 करोड़ 2000 करोड़ ऐसी ऐसी टर्नओवर है। अच्छा, अब हम इसका ऑडिट कर रहे थे, तो इसके ऑडिट में हमें क्या एक मिस स्टेटमेंट मिली। अब आपको मिस स्टेटमेंट का मीनिंग तो समझ में आ चुका है ना सर? हाँ जी सर, मिस स्टेटमेंट का मीनिंग तो पता चल गया क्या होता है। तो हमें एक मिस स्टेटमेंट मिली। अब वो मिस स्टेटमेंट क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिस स्टेटमेंट थी कि सर जो ये कंपनी है ना, इन्होंने क्या किया, इनको ना सर एक जैसे जैसे क्या 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 मिस स्टेटमेंट कर देते हैं, छोटी सी कोई मिस स्टेटमेंट देखते हैं। चलो, एक कंपनी ने जो सैलरी दी है सर, सैलरी। अब आपको पता है सर, सैलरी देते हैं तो उसके ऊपर टीडीएस कटता है ना सर? सैलरी के ऊपर टीडीएस कटता है, किसके अकॉर्डिंग, कौन सा कानून हमें बोलता है सर कि सैलरी के ऊपर टीडीएस कटता है? सर इनकम टैक्स एक्ट, आप सब लोगों को पता है, सेक्शन नंबर बताओ 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। चलो, अब सर टीडीएस कटता है सैलरी के ऊपर। अब हम क्या कर रहे थे ना, हम देखा तो इस कंपनी ने क्या किया, एक इसका एम्प्लॉय है, 1 एम्प्लॉय, इसके वैसे तो सर 1000 एम्प्लॉइज हैं, 1000 मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थाउजेंड्स में है, तो सपोजिंगली 2000 एम्प्लॉइज हैं इसके, सिर्फ एक एम्प्लॉय में टीडीएस की थोड़ी सी गड़बड़ी थी, वो भी इन्होंने जानबूझ के नहीं करी, गलती से हो गया। हमने जब चेक किया तो इनका जो रेट था वो गलत हो गया, वो क्या हो गया, एरर हो गया सर, गलत हो गया, और उसमें हमें मिस स्टेटमेंट मिली कितने रुपए की सर, 100 रुपए की सारी। अब मुझे ये बताओ कि सर बहुत बड़ी कंपनी है तो हमें सिर्फ 100 रुपए की गलती मिली, क्या हम इसको मिस स्टेटमेंट बोल दें? मतलब क्या? आंसर इज यस। इज दिस अ मिस स्टेटमेंट? आंसर इज यस। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि सर क्या मतलब 1000 करोड़ की कंपनी, एक 100 रुपए की गलती है, आप उसको गलती ही क्यों मान रहे हो? आंसर इज नो, ये गलती है, आंसर इज यस। बट क्या ये मटीरियल है? मटेरियल का मतलब क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? तो अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, एक मीनिंग मटीरियलिटी। ये बहुत वास्ट टॉपिक है मटीरियलिटी का। देखो, गलती का होना इज अ सेपरेट थिंग और वो गलती इंपॉर्टेंट होना इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है? तो अब मैं क्या बोलूंगा, अब इस केस में आप मुझे ये बताओ कि क्या ये मिस स्टेटमेंट है? अब कोई बंदा बोलेगा कि सर मिस स्टेटमेंट ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज रॉन्ग, मिस स्टेटमेंट है, आंसर इज यस। तो मिस स्टेटमेंट है, इज देयर मिस स्टेटमेंट? आंसर इज यस। बट क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? ये हमें फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, ये कहीं भी लिखा नहीं गया कि कौन सी मिस स्टेटमेंट को हम मटेरियल मानेंगे, कौन सी मिस स्टेटमेंट्स को हम इममटेरियल मानेंगे। तो यहां पे हमारी आती है बुद्धि, जो सीएस हैं उनकी आती है खुद की जजमेंट। तो ये अभी हम पढ़ेंगे आगे, मैं जस्ट आपको बताना चाहता था क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिन्होंने ऑडिट ऑलरेडी पढ़ रखा होता है, तो उनके दिमाग में 2 वर्ड्स चलते रहते हैं। ये वैसे अभी हमारा टॉपिक थोड़ा आगे स्टार्ट होना था, बट मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए छेड़ लिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑडिट पहले पढ़ रखा है, उसके दिमाग में ना ये 2 वर्ड्स आते रहते हैं, मटीरियल, मिसस्टेटमेंट, मटीरियल, क्योंकि जो उनके मतलब जो जिनसे उन्होंने पहले अगर कोचिंग ले रखी, ये 2 वर्ड्स घुसेड़ देते हैं बच्चों के दिमाग में, मटीरियल, मिसस्टेटमेंट। मटीरियल में डिफरेंस उनको पता नहीं है कि सर व्हाट यू मीन बाय मिस स्टेटमेंट। सबसे पहले तो ये बताओ ना, मिस स्टेटमेंट अलग है, मिस स्टेटमेंट इज अ सेपरेट थिंग, मटीरियल मिस स्टेटमेंट इज अ सेपरेट वर्ड। तो मिस स्टेटमेंट है यहां पे, आंसर इज यस। और अगर मैं बताऊं, अगर मैं आपको कोई और फैक्ट्स ना दूं, अब इसी केस स्टडी में मैं बता दूं कि सर ये इन्होंने कोई फ्रॉड की इंटेंशन से नहीं किया, मैं आपको जो फैक्ट्स दे रहा हूं
वो ये है कि सर ये बिल्कुल बिल्कुल एरर है, मतलब जानबूझ के इन्होंने नहीं किया, डेलिबरेटली नहीं किया, गलती से हो गया और सिर्फ 100 रुपए की गलती है और इनकी बहुत बड़ी कंपनी है। तो अब बताओ क्या मैं इसको मटीरियल मानूं? मटीरियल मिस स्टेटमेंट, इतनी की गलती को सर हो सकती है ना, हर एक बंदे से हो सकती है। इज इट अ मटीरियल मिस स्टेटमेंट? आंसर इज नो। बाकी अभी इसके ऊपर मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि मटीरियल क्या होता है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अगर हमें कोई मिस स्टेटमेंट मिलती है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और अगर हम मटीरियल मिलती है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ठीक है जी। तो अभी आप सिंपल इतना मिस स्टेटमेंट का मीनिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग, एंटिटी का मीनिंग, और आज हमने एक और मीनिंग सीखा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसको कंटिन्यू करिए, हम अभी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करवाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।